हाय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन के इस नए वीडियो में। हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हमने इस चैप्टर में कई हेडिंग कवर कर दी है। आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम जानने से पहले हम कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे जो कि हम आपको बता चुके हैं। कि हमने आपको बताया है कि जब प्लस 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 आवेश मिलेंगे तो क्या होगा, वो रिपल होंगे। और जब विपरीत आवेश प्लस माइनस मिलेंगे तो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब माइनस माइनस मिलेंगे तो भी रिपल होंगे, और जब प्लस माइनस मिलेंगे और या माइनस प्लस मिलेंगे तो वो अट्रैक्ट होंगे। अब कूलॉम का नियम क्या कहता है, माना दो आवेश है, माना एक दो बिंदु आवेश, एक हो गया हमारा Q1 और दूसरा एक बिंदु आवेश मान लिया ये Q2 हो गया। मान लिया इनके बीच की दूरी r है, मान लिया इनके बीच की दूरी r है। तब जब दो आवेश रहेंगे, हमने आपको बताया कि जब प्लस माइनस रहेंगे तो क्या होता है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। जब प्लस माइनस होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब माइनस प्लस होता है तब भी वो अट्रैक्ट करेंगे। और जब समान आवेश रहेगा तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, अर्थात उनके बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। जब यह बल या आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल ये एक दूसरे को विपरीत दूर करने लगते हैं। इसी पर जब ये समान आवेश रहेंगे तो इनके बीच एक बल कार्य करेगा। वह बल F है, ठीक है, और इनके बीच वह बल इन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होगा। तो F अनुपाती Q1 Q2, ठीक है। वह इनके बीच जो बल होता है वो दूरी के बीच क्रमानुपाती होगा, अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², दूरी के वर्ग के बीच क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसको हम समीकरण 1 बना देंगे, इसको समीकरण 2 बना देंगे। और अब ये कूलॉम का नियम आप क्या कहता है, डेफिनेशन इसका क्या होगा, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इनके मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका डेरिवेशन देखिए, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं, जो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। यदि इन आवेशों के बीच लगने वाला बल F हो तो जो F बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 तथा जो बल होगा वह दूरी अर्थात r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण को दो को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर
समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ने पर, जब समीकरण एक और समीकरण को दो जोड़ देंगे, इसको रब कर देते हैं। समीकरण एक और समीकरण को दो को जोड़ने पर, तो F अनुपाती Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहाँ जो F है, F अनुपाती Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, यहाँ अनुपात के स्थान पे एक नियतांक आएगा, तो F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ K एक नियतांक, जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक है, जिसे माध्यम का परावैद्युतांक, जिसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, जिसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसका मान, इसका K का जो मान होता है, इस K का मान क्या कहते हैं, जिसका मान 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। K को 1/4πε0 से भी व्यक्त करते हैं। इसे एक अन्य रूप में भी लिखा जा सकता है। हमारा ये फार्मूला हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। अब इसे इस रूप में भी लिखा, इसे 1/4πε0 के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, ये एक फार्मूला ये हो गया। अब यहाँ हम K के स्थान पर इसका वैल्यू भी रखकर हम इसका एक फार्मूला और टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। ये हेडिंग अर्थात कूलम्ब का जो नियम होता है, ये बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बोर्ड पेपर में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे नोट कीजिए। आप तो कूलम्ब का नियम पढ़ चुके। अगर कूलम्ब का नियम का जो फार्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। अभी हमने ये देखा है कि जो आवेश होता है वो निर्वात में स्थित होता है। ये जो हमारा आवेश हो किसी कुचालक माध्यम में स्थित हो, तब इसके लिए क्या फार्मूला होगा, यदि आवेश किसी कुचालक माध्यम में स्थित हो, तब F बराबर 1/4πε0 K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ये होगा फार्मूला। यदि हमारा आवेश किसी कुचालक माध्यम में स्थित हो, तो उसके लिए जो फार्मूला होगा वो F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होगा। कूलम्ब का नियम बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जिसमें से इस पर भी क्वेश्चन
न्यूमेरिकल बेस आ जाते हैं, और इस पर कंपटीशन बेस में तो ये ज्यादा आता है। इसलिए आप इन सभी फार्मूलों को रिपीट याद कीजिए और इस हेडिंग को हमेशा पढ़ा कीजिए। अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा कूलाम का नियम कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब कूलाम के नियम का सदिश रूप, यदि आप कूलाम के नियम को अच्छे से समझे होंगे तो ये डेरिवेशन बहुत इजी है। हमें आपसे बता कि दो आवेश होते हैं, मान लिया वो Q1 है और दूसरा आवेश मान लिया वो Q2 है, एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, माना दो आवेश Q1 तथा Q2 है, एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे होंगे, तो क्या होता है, मान लें दोनों पॉजिटिव चार्ज तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। तो क्या होगा, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है, एक दूसरे पर r मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो माना Q1 आवेश के कारण Q2 पे जो लगने वाला बल होगा वो होगा F21 तथा आवेश Q2 के कारण इस पर लगने वाला बल जो होगा F12 होगा। F12 तो अर्थात दिशा क्या होगी, Q1 आवेश के कारण Q2 पे लगने वाली बल की दिशा जो होती है वो R12 होगा तथा Q2 आवेश के कारण Q1 पे लगने वाले जो बल की दिशा होगी वो R21 होगा। तो क्या हुआ, आप ड्राइव कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, तब Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला जो बल होगा वह होगा F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R। क्या होगा, इसकी दिशा क्या होगी, Q1 के कारण Q2 पे लग रहा है तो इसकी बल की जो दिशा होगी R12 होगा इंटू R12 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे, तब आवेश Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला जो बल होगा वो F12 वेक्टर लगा देंगे क्योंकि हम सारे सूत्र निकाले हैं, R12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R21 का होल स्क्वायर। इसका समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम 11th में पढ़ चुके हैं, वेक्टर सदिश रूप पढ़ चुके हैं कि R12 क्या होगा, एक सदिश होगा, तो R12 के स्थान पे हम R1, क्योंकि R12 बराबर R मोटा वेक्टर R12 बराबर बटे मोटा वेक्टर R1, ये पढ़े हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मोटा वेक्टर में क्या होगा, R हो जाएगा, तो फिर R12 बराबर R12 बटे R हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण मान लेंगे 3। अब समीकरण 2 से देखेंगे कि जो हमारा यहाँ एकांक वेक्टर हम यहाँ लगाएंगे R21 वेक्टर फॉर्म में, R12 बराबर वेक्टर R12 बटे 21 R21 बटे मोड़ा वेक्टर 21, ये हो जाएगा। अब इसको जब लिखेंगे तो R21 बटे R लिख देंगे। अब फिर क्या होगा, ये पहले से सदिश रूप में ये फार्मूला पहले से सदिश रूप में लिखा जा चुका है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हटा रहे हैं। ठीक है, इसको हटा रहे हैं, तो अब देखिए
अब समीकरण इसको मान लेंगे 4। अब समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो अब यहाँ हम रखेंगे F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R क्यूब हो जाएगा इंटू R12 तो होल स्क्वायर, ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। फिर R12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R क्यूब इंटू R21 पे होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये हमारा कूलाम के नियम का सदिश रूप। ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, किंतु ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में हमेशा रिपीट क्वेश्चन ये बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब सीबीएसई बोर्ड में आ रहे हैं तो यूपी बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, जब सिलेबस में है तो आपको स्टडी करना है। तो ये हो गया कूलाम के नियम का सदिश रूप, इसे आप नोट कीजिए। अब हम लोगों ने कूलाम के नियम का सदिश रूप तो पढ़ लिया। अब ये देखा जाए कि इनसे निष्कर्ष क्या निकलता है। तो हम जब देखेंगे कि जो कूलाम के नियम का सदिश रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो आवेश है एक दूसरे पर, जो आवेश हैं एक दूसरे पर समान तथा विपरीत आवेश रखते हुए हैं तथा एक दूसरे पर बराबर विपरीत बल लगाते हैं तथा इस नियम से तथा इनके सदिश रूप से इनका जो सदिश रूप है ये न्यूटन के तृतीय नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का भी पालन करता है। ये हमारा कूलाम के नियम का सदिश रूप खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखें कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत यह है कि बहुल आवेशों के किसी निकाय पर किसी एक बिंदु पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो अब इसका डेरिवेशन है, अभी करते हैं। इसे पहले रब कर दें। अब पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखो कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन